नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। पूरे विश्व की नज़रें जो हैं वो यूक्रेन और रूस के ऊपर टिकी हैं और पूरे विश्व के लोग उस संशय में जी रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पर है या नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो खबर है वो ये है कि यूक्रेन के जो हालात हैं वो हालात जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं और यूक्रेन में मार्शल लॉ लग चुका है। और मार्शल लॉ में क्या क्या नियम होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मार्शल लॉ जंग की स्थिति में लगाया जाता है। मार्शल लॉ में सारी चीजें डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल में चली जाती हैं। इस दौरान बैठकों, आंदोलन और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध जो है लगाया जाता है। मार्शल लॉ के दौरान विरोध प्रदर्शनों और हड़ताल पर भी प्रतिबंध होता है। और बात करें मार्शल लॉ की, तो मार्शल लॉ के दौरान जो सैन्य सेवा के लिए किसी को भी, आम नागरिक को जो है हथियार उठाने के लिए मार्शल लॉ के लिए कहा जाता है। और मार्शल लॉ जो है वो यूक्रेन में लग चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन की स्थिति कैसी है। वहीं अगर बात करें रशिया की, रशिया और यूक्रेन जो है दो ऐसे देश हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं, चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो, चाहे वो सैन्य शक्ति के मामले में हो, चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे वो फिर तोपों के मामले में हो, चाहे फिर वो रॉकेटों के मामले में हो। हर मामले में रसिया यूक्रेन से कई गुना आगे है। लेकिन यहाँ जो है दाद देनी पड़ेगी यूक्रेन की। यूक्रेन ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। यूक्रेन ने उन शक्तिशाली राष्ट्रों को यह दिखा दिया है कि हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे सामने रसिया ही क्यों ना हो। वहीं यूक्रेन के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने ये कहकर एक बार भारत को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो देश के ही नहीं बल्कि विश्व के एक सबसे पावरफुल नेता हैं। अगर वो रसिया से कहें तो यूक्रेन में जो ये युद्ध हो रहा है वो रुक सकता है। अब ये फैसला भारत को लेना है कि वो यूक्रेन का साथ देती है या फिर वो रसिया से यूक्रेन के बारे में बात करती है या फिर वो अपनी स्थिति यथास्थिति में रखे रहती है। इन सब के बीच में आज हमारे साथ एक निजी विश्वविद्यालय के कुछ पत्रकारिता के छात्र मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो ये युद्ध छिड़ा है और रसिया जिस तरीके से यूक्रेन पे हमले करते जा रहा है, क्या रसिया का ये बर्ताव सही है या गलत है। मेरे साथ कुछ छात्र हैं। सबसे पहले मेरे साथ मैं बात करूंगा राजगुरु। राजगुरु, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रसिया लगातार यूक्रेन के ऊपर बमबारी कर रहा है, लगातार यूक्रेन के नागरिकों को निशाना बना रहा है, ये सही है या गलत? अगर हम रसिया के पर्सपेक्टिव से देखें जी, क्योंकि कोई भी देश अपनी संप्रभुता का रक्षा करने के लिए चाहे जी, जैसा हम पता है कि नाटो, जितने भी हम डेवलप कंट्रीज को देख लें, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, यूनाइटेड किंगडम हो, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियंस के पार्ट्स हों, वो आप कहीं पे भी युद्ध देखिए, चाहे इजराइल हो, चाहे तालिबान हो, इंडिया पाकिस्तान हो, ये सारे का कारण कौन है? कहीं यूनाइटेड किंगडम, तालिबान को जन्म देने वाला अमेरिका, रसिया, चाइना। तो ये सारे लोगों, ये सारे फसाद के जड़ जो हैं, सो सारे ये बड़ी कंट्रीज ही हैं। अब यूक्रेन को शामिल करना चाहता था यूरोपियन यूनियन नाटो में, तो नाटो में शामिल होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को खतरा था तो वो रसिया थी। तो रसिया का पहला ही ये प्राथमिकता बनता था कि हम अपने आप को नाटो से बचाएं, क्योंकि 30 कंट्रीज पहले ही बहुत ही पावरफुल कंट्रीज मिल चुके हैं उसमें। अगर वो यूक्रेन के साथ हो, यूक्रेन सबसे बड़ा दुश्मन है और बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ, तो वो चाहेगी कि मैं पहले ही उसके ऊपर हमला कर दूं। तो एक रसिया का अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो रसिया का ये स्टेप बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर इंसानियत के नाते देखें तो किसी का भी मृत्यु हो तो दुखद है ही। लेकिन ये सारे जो प्रॉब्लम हैं वो अमेरिका का किया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम का किया हुआ है। ये चाहते तो अच्छे से और हैंडल कर सकते थे। सिर्फ बैन लगाना, हमें रसिया को कुछ बैन से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम देख चुके हैं चाइना वीटो कर चुका है यूएनओ में जाके।
इंडिया भी एक, हम देखें तो इंडिया के लिए एक थोड़ा मुश्किल खड़ा हो चुका है, क्योंकि अब इंडिया कोर्ट्स में शामिल होने के बाद अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों पार्ट हैं। अब अमेरिका के खिलाफ भी नहीं जा सकता इंडिया, रसिया इतने पुराना फ्रेंड होने के कारण उसके खिलाफ भी नहीं जा सकता। तो सबसे अगर प्रॉब्लम यहाँ पे डिप्लोमेटिक नज़र से देखा जाए तो इंडिया के लिए है। तो अभी जैसे हम न्यूज आया है आज ही सुबह में कि यूएनओ में जो है सो वोट देने से ही बचा है चाइना और इंडिया, ना ही वो अमेरिका के तरफ है अगर कहें तो, और ना ही मतलब नाटो भी कह सकते हैं और रसिया के तरफ भी। तो हम ये फिर से कह सकते हैं कि इंसानियत के लिए तो ये वार कभी भी हो ये तो दुखद ही है, लेकिन अगर रसिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो सही है, क्योंकि कोई भी कंट्री अपना चाहेगी कि अपने आप को हम बचा के रखें। और काफ़ी सारे रीजंस हैं, इकोनॉमिक्स के बेसिस पे भी यूक्रेन को चाहता था कि हमारे कंट्री से मिले, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम है, एग्रीकल्चरल में क्षेत्र में काफ़ी यूक्रेन आगे है, तो वो चाहता था कि हमसे मिल के रहें, लेकिन उसका झुकाव थोड़ा ज़्यादा यूरोपियन यूनियन की तरफ था, यूक्रेन का झुकाव। जी जी। तो इस वजह से वो चाहता था कि रसिया जो है सो हमला करके उसको अपने आप में इन्वेड करना चाहता था। लेकिन राजगुरु, एक सवाल ये है कि आपको नहीं लगता जब यूक्रेन ने सीधे सीधे देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से हस्तक्षेप करने की बात कही है, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो भारत है उसने वोट ना देकर सही किया है? क्या कारण है? सर, क्योंकि आप किसी भी कंट्रीज के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? रसिया इतना पुराना मित्र है हमारा, चाहे 1962 के चाइना युद्ध या 71 में जब सारे विश्व हमारे खिलाफ था तो रसिया ही एक सामने था जो हमारे सामने आके हमारी मदद किया था, तो उसके खिलाफ भी भारत नहीं जा सकता। और दूसरा ये भी कारण है कि हमारा काफ़ी बड़े डील है S-400 मिसाइल्स, तो वो भी डील भी है। और रसिया जैसे बड़ी कंट्रीज से हम, और खासकर जो एशिया में है हमारा पड़ोसी भी कह सकते हैं एक नज़र से, तो उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते, तो और अमेरिका के खिलाफ भी नहीं जा सकते क्योंकि वो नया मित्र है हमारा। तो भारत का ये सही निर्णय है कि वो किसी के खिलाफ वोट मतलब किसी के खिलाफ न किया और ना ही पक्ष में, और वो सब अपने साइड कर लिया। ठीक है, ये थे राजगुरु जो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जो भारत है, भारत और रसिया के जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं, और रसिया ने भारत का तब साथ दिया है जब विश्व के किसी भी देश ने भारत का साथ नहीं दिया था। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि भारत ना तो रसिया के साथ जा सकता है और ना ही अमेरिका के साथ जा सकता है, इसलिए जो वोटिंग हुई थी उसमें उसने वोट ना देकर सही किया है। हमारे साथ एक और पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं तुलसी त्यागी। तुलसी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम इसको मानवीय दृष्टि से देखें तो जिस तरीके से एक छोटे से देश यूक्रेन में रसिया जैसा मजबूत देश जो है बमबारी कर रहा है, गोलाबारी कर रहा है, ये आपको क्या लगता है कि और देशों को इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए और इस युद्ध को रोकने के लिए कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं राजगुरु जी से बिल्कुल सहमत हूँ, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो देखिए युद्ध किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में सही नहीं है, क्योंकि जाने रशिया के लोगों की भी गई हैं और यूक्रेन के लोगों की भी गई हैं, जो कि अपने खास करीबी को लोगों ने खो दिया है। तो देखिए युद्ध तो बिल्कुल गलत है, युद्ध गलत है, और कह सकते हैं कि बात को वार्तालाप से सुलझाया जा सकता है। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी पावर होती है, तो इस चीज़ को हम वार्तालाप करके सुलझा सकते हैं कि ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो कुछ और नीतियों के साथ, कुछ और चीज़ों के साथ। मगर युद्ध की स्थिति जो अब आ पड़ी है तो कहना दाद तो देनी पड़ेगी यूक्रेन की, इतना छोटा देश होकर भी रशिया के सामने अड़ा है। मगर अगर कहें कि रशिया गलत तो नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम किसी भी देश को उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। अगर कहें कि भारत के साथ भी शायद ऐसी कोई स्थिति होती तो शायद भारत भी अपनी सुरक्षा में ऐसा एक कदम ज़रूर उठाता, और किसी भी देश का हस्तक्षेप बीच में नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें यूएन की जो मतलब क्रिया है इस पूरे उसमें, वो बहुत धीमी नज़र आ रही है। इतना बड़ा युद्ध हो चुका है, इतने लोगों की जान जा चुकी है, मगर अभी भी यूनाइटेड नेशंस जो यूएन है उसकी जो सक्रियता है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तेज़ नहीं है। वो चाहती तो शायद वार्तालाप से
इस चीज़ को सुलझा सकती थी। बहुत धन्यवाद तुलसी। तुलसी त्यागी जो कि खुद एक पत्रकारिता की स्टूडेंट है, इन्होंने कहा कि यूक्रेन की भी कहीं ना कहीं दाद देनी पड़ेगी। एक छोटा सा देश और एक मजबूत और शक्तिशाली देश के सामने बिल्कुल सीना चौड़ा करके हुए खड़ा है। और साथ ही इन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन की जो इसमें भूमिका है, जो सक्रियता है, यूनाइटेड नेशन चाहता तो युद्ध की स्थिति से पहले ही इसमें बीच बचाव करवा सकता था, इस युद्ध को टाल सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं पाया है और युद्ध जो है लगातार जारी है। हमारे साथ वंदना छिमवाल जो कि पत्रकारिता की स्टूडेंट हैं, वो भी हैं साथ में हमारे। वंदना, आपसे पूछना चाहता हूं, यूक्रेन और जो रसिया के बीच में जो युद्ध छिड़ा है और रसिया कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है यूक्रेन से, आपको क्या लगता है, रसिया ठीक कर रहा है या फिर गलत कर रहा है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर देखा जाए तो जो रसिया है वो एक ताकतवर देश है और जो यूक्रेन के मुकाबले पर जो रसिया ने जो युद्ध छिड़ा है उसमें उसने अपनी सुरक्षा को पहले देखा है। यदि किसी भी देश पे अपनी सुरक्षा पे बात आती है तो युद्ध होना चाहिए, पर हम ये कहेंगे कि दोनों को आपस में समझौता करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध होने से दोनों देशों को भारी नुकसान होगा। और जो यूक्रेन है वो काफ़ी कमज़ोर देश है और जो युद्ध जो छिड़ा है उसमें यह है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में उस अपनी संबंध बनाना चाह रहा है, उसमें मिलना चाह रहा है, जो रशिया के लिए देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों को आपस में वार्तालाप करनी चाहिए, युद्ध को रोकना चाहिए। कहीं स्थिति आगे ये भी ना बन जाए कि तीसरा विश्व युद्ध पे बात आ जाए जी। तो इसलिए तो आपस में समझौता करना चाहिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो सभी देशों को भारी नुकसान होगा और अशांति होगी। तो इंसानियत के नाते ऐसा नहीं होना चाहिए और आपस में समझौता करना चाहिए दोनों देशों को। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना, ये पत्रकारिता के हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन सब का कहना है कहीं ना कहीं युद्ध जो है वो गलत है और इस युद्ध को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रोकने के लिए विश्व के जो मजबूत देश हैं उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर विश्व होगा तो न केवल देशों का नुकसान है बल्कि सबसे बड़ा नुकसान है मानव जाति का। क्योंकि हम भूले नहीं हैं हिरोशिमा और नागासाकी का वो भयानक मंजर जिसने आज भी, जिसकी यादों में मानव जाति जो है, मानव जाति की रूह कांप उठती है। आप देखते रहिए मुद्दा टीवी। नमस्कार।